द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ यूरोप से दो मेहमान मौजूद हैं। दानिश अली का ताल्लुक नीदरलैंड से है, जिसको अक्सर लोग गलती से हॉलैंड समझते हैं। हालांकि हॉलैंड नाम के वहाँ दो सूबे हैं, एक नॉर्थ हॉलैंड है, एक साउथ हॉलैंड है। तो मुल्क का नाम जो है वो नीदरलैंड्स है। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप पवार जी। वो एक मेटलर्जिस्ट और साइंटिस्ट हैं। तो दोनों से आज हम यूरोप के हवाले से, उनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, वहाँ पे जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज हैं उनके हवाले से बात करेंगे। दानिश साहब, ये छोटा जी सा मुल्क है नीदरलैंड्स, रिमार्केबल मुल्क है। जी ये कहा जाता है कि 26% तकरीबन इसका जो है वो सतह समंदर से नीचे है। जी और इसके बावजूद इतना बड़ा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर है, ट्यूलिप कैपिटल जी ऑफ द वर्ल्ड इसको कहते हैं। विंड मिल्स बहुत ज्यादा हैं और बाइसिकल्स बहुत ज्यादा यहाँ पाई जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पीपल वो जो हैं इस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। सबसे लंबे लोग जो हैं वो नेदरलैंड्स में होते हैं। तो इसके अलावा क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं? इंटरेस्टिंग चीजें तो नेदरलैंड्स में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर इन पे ही थोड़ा सा डीप जाया जाए, जैसे कि आपने पानी की बात की थी, तो वाटर मैनेजमेंट में ये दुनिया में सबसे शायद अच्छे हैं। क्योंकि इंसान तभी रिएक्ट करता है जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, वो उसका हल ढूंढने लगता है। इनके ऊपर ये मुसीबत आई कि वरना 1/4 ऑफ नेदरलैंड्स पानी के नीचे होता। तो इसलिए इन्होंने वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी डेवलप कर ली। एक चीज की यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ पे स्टडीज हैं। तो अगर हम इसका थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ वापस ताल्लुक लेके जाएं, तो जैसे पाकिस्तान में हर 7 साल 5 साल बाद एक सैलाब आता है, पूरा मुल्क तबाह कर जाता है। तो यहाँ के लोगों से ये हेल्प ले सकते थे, क्यों नहीं ली, वो तो अब ये खुद बेहतर जानते हैं। और ट्यूलिप्स जैसे आप बात करते फूलों की, तो पहले पहले इंडियन फिल्म्स में अक्सर गाने शूट हुआ करते थे। तो आपको यही नजर आता था कि पीछे ट्यूलिप्स के फील्ड्स हैं, वो भी अक्सर हॉलैंड में शूट होते थे। और साइकिलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोट की जाती है। हर जिधर भी आप जाएंगे आपको एक अलग रंग में रेड सा कलर होता है, साइकिलिंग का ट्रैक मिलेगा रोड के साथ साथ। तो लोग ज्यादातर यहाँ पे साइकिलिंग प्रेफर करते हैं गाड़ी की निस्बत काम पे जाने की। और फूड फूड एग्रीकल्चर में छोटा सा मुल्क है। पाकिस्तान का अगर सिंध सूबा लें, उसका चौथा हिस्सा है ये नेदरलैंड्स टोटल। और ये दुनिया का छठा बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। तो देखें ये कहाँ तक इन्होंने ये चीजें डेवलप कर ली हैं कि इतना छोटा सा मुल्क है और छठा बड़ा दुनिया का फूड एक्सपोर्टर है ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं नेदरलैंड्स के बारे में। और एक एक आखिरी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी 3 मुल्कों के पास टेक्नोलॉजी है इस वक्त, जो जीरो से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक बना सकते हैं। उनमें से एक अमेरिका है, एक ताइवान है और एक नेदरलैंड्स है। सो ये इस फील्ड में भी ये बहुत क्रिटिकल है, पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी को चाहती है। तो पाकिस्तान बहुत फायदा उठा सकता है नेदरलैंड से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हुक्मरान तबकात हैं ना, उनकी तवज्जो इन चीजों की तरफ नहीं जाती। और आप जी मुझे बता रहे थे सूरीनाम के हवाले से भी, तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि सूरीनाम एक छोटा सा मुल्क है साउथ अमेरिका का, जिसकी आबादी 6 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है। और यहाँ पे 14% मुसलमान रहते हैं और 18% हिंदू हैं। बाकी क्रिश्चियंस और दूसरे मजाहिब हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बावजूद ये OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का मेंबर है। यानी सिर्फ 14% आबादी मुसलमान है, लेकिन फिर भी OIC का मेंबर है। और इसके साथ गयाना एक मुल्क है, वो भी OIC का मेंबर है। तो साउथ अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले दो मुल्क ऐसे हैं जो OIC के मेंबर हैं। तो सूरीनाम के हवाले से बताइएगा कि वहां के काफी लोग, आप बता रहे थे कि नेदरलैंड्स में आके सेटल हो गए हैं। जी। जो सूरीनाम की अगर हिस्ट्री देखी जाए, तो ये बेसिकली इंडियंस, इनके जो फोर फादर्स हैं इंडियंस ही थे। आई थिंक बिहार से ज्यादातर मूव होके उधर सूरीनाम गए थे, उस वक्त कॉटन फील्ड्स में काम करने के लिए, जब सूरीनाम नेदरलैंड्स की कॉलोनी होता था। तो कुछ शायद आज से 50 एक साल पहले इनको मौका मिला नेदरलैंड्स आके सेटल होने का। तो काफी लोग इनमें से नेदरलैंड्स भी आ गए। जो यहाँ पे इनकी आबादी है उसमें तकरीबन 50-50 है हिंदू मुस्लिम। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इनको पसंद किया जाता है, क्योंकि ओपन माइंडेड लोग हैं। किसी के मजहब पे या किसी की पर्सनल बिजनेस में ये दखल अंदाजी नहीं करते, और हर किसी को जीने देते हैं जैसे वो जीना चाहता है। ओपन माइंडेड है, बहुत खुश इखलाक लोग हैं और ऑनेस्ट लोग हैं। जहाँ अब एम्प्लॉयर्स में एक हुआ था, सर्वे हुआ था कि आप कौन सी फॉरेन जो कम्युनिटी है उसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये सबसे टॉप पे थे।
जैसे अब मोरक्को के लोग हैं, तुर्की के लोग हो गए या कोई पाकिस्तानी लोग हो गए, वो बहुत ज़्यादा नीचे थे लिस्ट पे और ये सबसे टॉप पे थे कि हम इनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशन बहुत अच्छी करते हैं जिस भी कल्चर में जाके रहते हैं ये। डॉक्टर प्रदीप जी, ये बताइएगा कि जर्मनी जो है इस वक्त बहुत ही एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, जी कि खास तौर पे अगर आपको जर्मन जबान आती है तो आपके लिए बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं स्कॉलरशिप के, बाकी चीज़ों के। तो इंजीनियरिंग का जो है मायार, साइंस की एजुकेशन का मायार, कंप्यूटर की एजुकेशन का मायार भी बहुत अच्छा है वहाँ पे, और मौसम भी जो है वो नॉर्थ अमेरिका की तरह शदीद सर्द नहीं है। तो क्या अट्रैक्शंस हैं, जो क्या खास बातें हैं जो इसको एक एक अलग मुल्क बनाती हैं, एक रिमार्केबल मुल्क बनाती हैं? जर्मन्स की 3 चीज़ें हैं जो बाकी वर्ल्ड से उसको डिफरेंशिएट करती हैं। एक तो इनका डिसिप्लिन, दूसरा इनकी जो क्लीनलीनेस कि हम जैसे हमने साफ-सुथरा रहना है, और तीसरा इनकी पंक्चुअलिटी। ये 3 तो इनकी लाइफ़ का एक पार्टनर है, हम्म, जो इनके खून में चला गया है। और इसके बाद कुछ सेमी फैक्टर्स हैं, जो इनका टेक्निकल बैकग्राउंड है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी जितनी मशीनें थीं, वो सब रशियन वगैरह चुरा के ले गए। और उस टाइम पर ही ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। मैं टेक्निकली बोल सकता हूँ कि जब इनके वो स्टूका एयरक्राफ्ट बने थे, वो रात को फ्लाइट उनकी होने के लिए उनके ऊपर जो पेंटिंग थी उस टाइम पर पाउडर कोटिंग टाइप, वो कैमोफ्लाइज़ इन्होंने स्टार्ट की थी। अंदर के इंस्ट्रूमेंट जो थे, वो इन्होंने फ्लोरोसेंस कर दिए थे, ताकि सिर्फ़ पायलट को ही नज़र आए एक स्पेशल, अगर वो ब्लैक चश्मा पहन के बैठे अंदर। तो और इस इनकी जो वारफेयर टेक्नोलॉजी थी, इन्होंने उसको डेवलप बहुत ज़्यादा किया। तो उनके लिए इनको इंजीनियर्स की ज़रूरत थी, मशीनों की ज़रूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, और वर्ल्ड में पहली जो ऑटोबान है, हाईवे कनेक्शन जो था, वो नंबर 8 है, जो मेरे घर के पीछे से जाती है, वो इनकी सबसे पहले बनाई थी। और वो सबसे लंबी ऑटोबान है, इनकी ऑटोबान ही बोलते हैं ये। और वो बनाई थी इसलिए कि वो बर्लिन से स्विट्ज़रलैंड तक आ सके। तो इन्होंने उसको इनोवेटिव ढंग से तैयार किया, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इनकी मशीनें ये रशियंस चोरी करके ले गए, चेक रिपब्लिक, पोलैंड सब जगह, इवन अमेरिकन आल्सो, तो इन्होंने नए ढंग से अपना स्टार्ट किया काम। और उसमें इन्होंने और भी ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट इन डेवलपमेंट में नाम कमाया, और एक मेड इन जर्मनी इनका बन गया, जो आज तक ये एक मेड इन जर्मनी जो है, इट इज़ एक्चुअली फॉर गुड, रोबस्ट क्वालिटी, नोन फॉर मैनी अदर थिंग्स, बट दिस इज़ मैन्युफैक्चर्स। और जी, इन्होंने कोई खास तौर पे डॉक्टर साहब, कारें जो हैं दुनिया में बहुत पसंद की जाती हैं, जर्मन ब्रांड्स जो हैं, और ऑटोबान जो है आप कह रहे हैं, मोटरवे जो है, उस पे स्पीड लिमिट भी शायद सबसे ज्यादा जर्मनी ही में है। क्या स्पीड लिमिट है यहाँ की मोटरवे पे? अभी करीबन 35-40% जितनी भी ऑटोबान्स हैं, उसपे उन्होंने मैक्सिमम स्पीड 130 कर दी है। लेकिन जहाँ दानिश रहते हैं, वो ऑटोबान नंबर 1 जो निमिगन पहुँचती है, उससे पहले कोलोन आने से पहले वो अनलिमिटेड है। आप वहाँ वन पर दो वन अनलिमिटेड थर्टी आप किलोमीटर या माइल्स? माइल्स नियत किलोमीटर्स हैं। हाँ, और लेकिन 60% ऑटोबान ऐसी हैं जहाँ पर स्पीड लिमिट नहीं है। और ये एक टूरिज़्म भी है, बाहर की ये जितने भी अरेबियन कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग हैं, वो ग यहाँ पर रेंट करते हैं गाड़ियाँ और भगाते हैं, ताकि उनको भी एक फीलिंग आए कि हाँ, क्या वो एक अनलिमिटेड में चला के देखें। तो ये अभी लेकिन ग्रीन पार्टी जिसके बारे में शायद हम बात भी करें, वो कहते हैं कि इससे CO2 का प्रिंट ठीक नहीं होगा, फुटप्रिंट ठीक नहीं होगा। और उसके साथ-साथ उन्होंने कुछ ऑटोबान जो है उसको उन्होंने डिक्लेयर किया है कि यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो धीरे-धीरे उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो इनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। वो उन्होंने पॉलिटिक को अभी तक कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन जब आपके यहाँ लिमिट नहीं होगी तो फिर एक्सीडेंट भी तो बहुत होंगे ना? एक्सीडेंट्स का क्या रेशो है? बहुत कम है इनके पास। इस साल का जो 23 का तो नहीं आया, लास्ट ईयर का जो इनका एक्सीडेंट रेट है,
वो करीबन पूरे साल में अराउंड अबाउट 4,200। नाउ लुक एट दैट, वी हैव अ रेशियो ऑफ 1.8 टू 2.2 कार्स पर हेड। तो जो सैटेलाइट स्टेट्स हैं उनमें तो ज़्यादा ही हालत खराब है। लेकिन एक्सीडेंटल सिस्टम को रोकने के लिए इन्होंने गाड़ियाँ जो बनाई हैं उसमें बहुत सारे एंटी क्रैश सिस्टम लगाए। ऑटोमैटिक ब्रेक सिस्टम है, लेन कंट्रोल है, तो वो इस पे बार-बार काम होता जा रहा है और फैटेलिटी बहुत कम है क्योंकि एयरबैग खुल जाते हैं, आदमी बच जाता है। एक्सीडेंट जब भी हुआ है तो मासिव हुआ है, ये नहीं कि एक गाड़ी एक से लगी है, 5, 6, 4 गाड़ी तो लग जाती है। लेकिन वो जान-माल, सिर्फ़ माल का नुकसान है, जान का नुकसान यहाँ बहुत कम है। और दानिश साहब हँसेंगे इस बात छोड़ के, यहाँ पर जो हॉलैंड के लोग हैं, वो अपना बड़ी-बड़ी जो कैरावैन्स लेके जर्मन से ही पास होके जाते हैं बढ़ के, और ज दूसरे स्टेट्स में इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में लेके आते हैं। उनके अगेंस्ट भी इन लोगों का थोड़ा-सा है कि वो यहाँ ना कुछ खरीदते हैं, वो सिर्फ आगे ऑटोबान की जितने भी जगह वहाँ गन डाल के चले जाते हैं। बट दिस इज रॉन्ग, दिस वाज ओनली अ काइंड ऑफ गैग जिसमें उन्होंने शो किया। और एक स्टैटिस्टिक्स ने बताया है कि हॉलैंड वाले जितने भी जो नीदरलैंड के जो पास करते हैं सबसे क्लीनेस्ट टूरिस्ट माने जाते हैं। जी। लेकिन इन्होंने यहाँ आपने पर उसके आपने डॉक्टर साहब अच्छा किया, अपनी करेक्शन खुद ही कर ली। आप पहले मुल्क को हॉलैंड कह रहे थे, फिर आपने नेदरलैंड्स कर लिया। तो अभी भी मैं बहुत दानिश, बार हॉलैंड बोल देता हूँ। हाँ, खुद आदत है, हर किसी को यही आदत है, हॉलैंड जी। बोलते रहते हैं। जी। अच्छा दानिश साहब, जी, आजकल जी। जो मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके क्या असरात मुरत्तब हुए हैं? यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका क्या एटीट्यूड है? और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो क्या फ़ील करते हैं उस हवाले से? देखिए, यहाँ पे एक डिवाइड बना हुआ है, जैसे कि आई थिंक ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो यूरोप में है, कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए यहाँ के पालस्तीना के हक में, ठीक है? तो दूसरी साइड पे ये फ़ौरन लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये क्यों इनको करने दिया जा रहा है? यहाँ पे इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं चलने चाहिए, क्योंकि हमास को सपोर्ट करें। अब मैंने कल-परसों एक फ़ोटो देखी ट्विटर पे, जो कि एक सफ़ेद झंडा था, जिस पे कलमा लिखा हुआ था। तो वो इत्तफ़ाक़न तालिबान भी अपने एज़ अ झंडा इस्तेमाल करता है, तो किसी ने उसको, एक सियासतदान ने उसने शेयर करके लिख दिया कि तालिबान का झंडा यहाँ लहराया जा रहा है। हालाँकि अगर इसको पता हो, उस पे कलमा लिखा हुआ है। तो अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर थोड़ी-सी बात करें, तो ये देखें, किसी भी जो ने हमास ने किया, सबसे पहले तो वो काबिल मज़म्मत है, बहुत गलत था। लेकिन अब आज की मिसाल अगर अब लें, जो अभी हो रहा है इसराइल की जानिब से उनकी तरफ, तो अब जिनके बच्चे मर रहे हैं, 3,000 या जितने बच्चे भी मर चुके हैं, वो इस वजह से अब वो रेडिकलाइज़ होंगे। इसके बच्चे, माँ-बाप, बहनें जो मारे जा रहे हैं इस जंग में, जो बेकसूर हैं, तो वो फिर आगे जाके रेडिकलाइज़ होंगे। तो मुझे नहीं पता कि इसकी वजह से इज़राइल इस मसले को हल कर रहा है या इवन वर्स बना रहा है अपने लिए मुस्तकबिल में। सही। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? आपने भी इस पे काफ़ी रिसर्च की है। पिछले दिनों आप किसी सेमिनार पे गए हुए थे। दूर से जो है स्पीकर्स आए हुए थे। वो क्या कह रहे थे? क्या सेंस आपको मिला वहाँ से? यहाँ पर एक हिस्ट्री है जर्मन की ज्यूज़ के साथ, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टमैटिकली मिलियंस ज्यूज़ को उसका मर्डर किया। मैं मर्डर ही 6 बोलूँगा, जेनोसाइड। 6 6 6 मिलियन। 6 6 मिलियन से ऊपर ही है, उसके अंदर सिंटी, रोमास और डिसेबल्ड आते हैं, तो वो पहुँच जाते हैं 7-8 मिलियन तक ना। इसलिए इनका जो इंटरनल जो पॉलिटिकली अगर आप एजेंडा देखें, तो वो प्रो इज़राइल है। और उस प्रो इज़राइल के अंदर ये इतने ब्लाइंड भी नहीं है, दूसरी तरफ से ये पैलेस्टीना को भी उतना ही सपोर्ट करते हैं। जो यहाँ पर जो एक नॉर्मल थिंकिंग वाला जर्मन है, उसको पैलेस्टीना के साथ एक सिम्पैथी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ उसका जो उसका जो मेन टॉपिक जो सिंपैथी अगर लेवल आप चेंज करें, तो इज़राइल की तरफ उसकी सिंपैथी पैलेस्टीना से ज़्यादा है। ये वो शो भी करते हैं, दिखाते भी हैं और बोलते भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसका जो उसका जो सिंपैथी ग्रेड है वो पैलेस्टीना की तरफ है। उसमें यानी वो तो इंडिया में भी होगा और पाकिस्तान में भी होगा, बहुत मुस्लिम कंट्रीज़ में भी होगा। यहाँ पर लोगों ने जो मुस्लिम जो कमिटीज़ बनी हुई हैं,
उसको प्रेस के थ्रू काफ़ी कंप्लेंट क्रिटिसाइज़ किया। उसको उन्होंने ये बोला है कि अभी तक उन्होंने, जैसे दानिश भाई ने बोला था कि कंडेम किया जाए, है ना? वो जी, उन्होंने जी। बहुत देर लगाई कंडेम करने में। अभी वो धीरे-धीरे उसको कंडेम कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है और इसके ऊपर हमें बोलना चाहिए, लेकिन उनके पास जवाब बहुत कम है और वो फिर यही कहते हैं कि हम जो ये जो ग्रुप्स हैं जो बाहर जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स ये कहती है कि इज़राइल की और पैलेस्टीना की लड़ाई जो है, वो हमारे यहाँ स्ट्रीट में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम कानून बनाएँगे और हम उनको सज़ा देंगे। उन्होंने 2-300 ब बंदे की को गिरफ्तार भी किया है और उससे जो यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ जो जर्मन्स हैं, उनको उन लोगों से बिल्कुल सिम्पैथी नहीं है, जो यहाँ आके पुलिस वालों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, गाड़ियों को आग लगाते हैं और दे आर डिमांडिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड सैंक्शन अगेंस्ट दीज़ पीपल। और जो आपने मुझे बोला कि जिस फ़ोरम में मैं गया था, मैं 2-3 में जाकर आया हूँ, वहाँ पर मैं एज़ ए ऑडियंस ही गया था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं, तो क्रिटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए। उन क्रिटिकल क्वेश्चंस में से सबसे क्रिटिकल जो मुझे लगा, वो था कि ये हमास जो है, इसको फंड कौन करता है? इसका इसका डोनर कौन है? तो हुँ, हुँ। उसमें डिफरेंट डिफरेंट वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के रिपोर्टर्स भी वहाँ थे और ये जो डिजिटल करेंसी क्रिप्टो का जो था एक इक्लिप्टिक डाटा का एक आदमी था, एक बिट ओके वाले थे। उन्होंने फिर अपने डाटास पेश किए जो मुझे अभी तक नहीं इतने डिटेल में पता थे। मैं बड़ा हैरान हुआ। अगर आप चाहें तो मैं उसके ऊपर थोड़ा-सा रोशनी डाल सकता हूँ और जी, ब्रीफ़ली बताइए। हाँ, ठीक है, मैं ब्रीफ़ली आपको बता दूँगा। आपको हैरानी होगी कि जो फोर्ब्स है, उसने 2014 में हमास को एज़ द रिचेस्ट टेररिस्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज़ किया था। हुँ, हुँ। और एक जो जर्नलिस्ट था जो ये फ्रांस का था, उसने बोला कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके पास इतना एसेट कहाँ से आया, जो उन्होंने एक सिंगल डे में 5000 रॉकेट्स जो थे, वो इज़राइल के ऊपर दाग दिए। और इतने रॉकेट उन्होंने आज से 2 साल पहले 11 दिन में फेंके थे। तो कहते हैं या नाउ यू कैन इमेजिन कि हाउ मच एसेट्स दे हैव। तो मैं आपको थोड़ा-सा इनकी जो जर्नलिस्ट की जो मैंने पेन डाउन किए हैं, बैठ के मैंने नोट लिखे थे अपने, उसमें से बोलते हैं कि द एनुअल जो टर्नओवर हमास का है, वो राउंड अबाउट $1 बिलियन है। और वो कहाँ से आता है? वो ये टैक्स लगाते हैं, फीस लेते हैं, फाइनेंशियल एड्स इनको मिलती है और डोनेशंस होती है। दूसरा एक वॉल स्ट्रीट जर्नल्स का जो था उसने बोला कि इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं अपनी ये डिजिटल करेंसी से, बिटकॉइन से। वो करीबन 41 बिलियन इनको 2 इयर्स में इनको इन्होंने रेवेन्यू लिया है। और ये उसने अपनी डाटा बैंक जो है उसको कहते हैं बिटओके में पब्लिश भी किया है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि एक वो तो एक अपना इस्लाम साइंटिफिक आदमी था। वो यहाँ प्रेस में भी बहुत बोलता है। वो कहता है ये एक एक ग्रुप इनके साथ जिहाद के साथ मिला हुआ उसका नाम है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, जिसके हुँ। बारे में मुझे बहुत कम पता था, अब पता लगा है कि इट इज़ एज़ स्ट्रॉन्ग एज़ द हमास। उनके पास जो टोटल एसेट्स उन्होंने लिया आज तक वो 93 मिलियन है। उन्होंने भी क्रिप्टो की तरफ से ही लिया है, उसके ऊपर उनका डाटा जो है वो इक्लिप्टिक डाटा सिस्टम ने उनको शो किया। ये भी ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी जाके देख सकता है। अब वो कहते हैं कि जो अनऑफिशियली ईरान जो है वो हर साल हमास को $100 मिलियन की डोनेशन देता है। ये बात मुझे मैं सोचा था देते होंगे लेकिन 100 मिलियन का मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं था, मैं भी हैरान हुआ। और दूसरा ये उसमें उन्होंने नाम लिया है कतर का और टर्की का। कतर कतर का उन्होंने ऑफ़िशियली बोला कतर। है। हाँ, कतर जी। कतर। हुँ, वो हुँ। कहते हैं कि कतर के अमीर ने इनको पर्सनली $1.7 बिलियन दिया है। और अपनी फ़ोटोज़ भी खिंचाई हैं, गाज़ा में जाके भाषण भी दिए हैं, इज़राइल के खिलाफ भी बोला है। और दूसरा जो 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 पैलेस्टीनियंस के जो लोग बाहर रहते हैं, इन लोगों ने गल्फ कंट्रीज़ से फंड रेज़िंग की हुई है। जैसे पाकिस्तान में मस्जिदों के सामने डब्बा रखा होता है कि कश्मीर के जिहाद के लिए, ऐसे इन्होंने भी किया है।
और सबसे जो बदतमीज़ी वाली बात हमास ने जो की है, जिस पे सारे मुस्लिम भी यहाँ पर बिल्कुल खफ़ा हैं, वो इन्होंने एक ज़कात वहाँ पर लगाई हुई है। और उसको कहते हैं ये चैरिटेबल इस्लामिक चैरिटेबल डोनेशन है और ये हम अपना मिशन और गोल को कंप्लीट करने के लिए हर आदमी दे। कनाडा की कोई कंपनी है या एनजीओ है, वो रिलीफ फंड फॉर एफिलिएटेड एंड नीडी इन ओटावा नाम से करते हैं। उन्होंने इनको 2005 से लेके 2009 तक 14.7 बिलियन डॉलर इनको दिया है। अब वो बंद कर दिया है क्योंकि इनको लग गया पता है कि भी हमें हमारे पीछे कुछ लोग पड़ जाएँगे। और ह ह और दूसरा जो मेरे को थोड़ा-सा अजीब-सा लगा कि गाज़ा हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करता है और ये हमास वालों ने जो सामान इजिप्ट से आता है, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। उसमें वो सिगरेट्स आती हैं, पेट्रोकेमिकल्स आता है, फ्यूल आता है और कंस्ट्रक्शंस का मटेरियल आता है। उसके ऊपर इन्होंने लास्ट ईयर $15 मिलियन कमाए और आप ये देखिए कि गाज़ा में जो यहाँ का जो स्पेशलिस्ट था एआरडी टेलीविज़न का वो कहता है कि जो गाज़ा का एन्क्लेव है, उसमें राउंड अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45% है। और जो पैलेस्टीनियन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपना डाटा दिया है कि जो गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जिसको चाहिए दे आर मोर देन 60%। यानी उन गरीबों के ऊपर ये टेस्ट लगाते हैं, इतने ये शातिर हैं और इस जैसे दानिश बेटे ने बोला है, इसको कंडेम किया जाए, मैं तो इसको कंडेम ओपनली करता हूँ कि जो फ़लस्तीन का कॉज़ है, इन्होंने उसको और भी सत्यानाश कर दिया है। और वाक़ई। दूसरा और दूसरा जो इनसिक्योरिटी रेट है गाज़ा का, उसमें पॉवर्टी रेट भी आता है, वो 65% बढ़ गया है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इतने फंड्स दे के ये सब के सब ये जाते कहाँ हैं? और मैं एक चीज़ आपको लास्ट बताना चाहूँगा जो यूरोपियन यूनियन ने शो किया है, वो कहते हैं ये जर्मन रिपोर्ट है न्यूज़ ये टेलीविज़न की रिपोर्ट है कि हमास मैनेज्ड टू गेट मोर देन 500 मिलियन in assets by investing in companies in Turkey, Saudi Arabia, Algeria and even Sudan. यहाँ हुँ, हुँ। उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर अपने ये जो डोनेशन उनको मिला था, उनसे उन्होंने इन कंट्रीज़ में जाके अपनी अपना रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट किया और वहाँ से उनको एसेट्स मिल रहे हैं, है ना? जी, ये चोरी का काम जो ये इन्होंने किया है, जिसमें बहुत सारी जो यूरोपियन पार्लियामेंट वगैरह है, वो उन्होंने अभी इनके फ्रीज़ कर दिए हैं। जो यूरोपियन डेवलपमेंट कुछ नाम रखा है इन्होंने असिस्टेंट सॉरी या यूरोपियन डेवलपमेंट असिस्टेंट ने इनको पैलेस्टीनियन को $690 मिलियन दिया है। और वो दिया इसलिए था कि ये अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएँ और ब्रिजेस बनाएँ, एयरपोर्ट अपना तैयार कर लें, हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टमेंट करें और यूएन आरडब्ल्यूए की जो एसोसिएशन है, उसमें इन्होंने इसलिए ज़्यादा पैसे दिए थे कि गाज़ा के बच्चे करीबन 300,000 के करीब हैं, वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ें। अगर वो स्कूल ये सैंक्शन की वजह से बंद हो गए, तो वो हमास के मदरसों में जाएँगे। ये इसलिए उन्होंने बोला है। लेकिन अब ये फँस गए हैं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी गाज़ा की तरफ से इनको है ही नहीं। ना आज तक कोई ऑडिट हुआ है और ना ही इनको पता है क्या और दूसरा अमेरिका का चौधरी साहब एक डाटा और मुझे जो इन्होंने शो किया है कि सिंस 94 अमेरिका वाले 5.2 बिलियन यूएस एड के हिसाब से पैलेस्टीना को देते हैं। तो इतना सारा पैसा इन्होंने आज तक गाज़ा की डेवलपमेंट में नहीं लगाया। लोग भूखे मरते हैं और डोनेशन बाहर से आती है और ये क्या करते हैं, ये रशियन मेड वेपन्स लेते हैं जो इनको ईरान के थ्रू इनके कंट्री में इम्पोर्ट होके आते हैं और टर्की भी उसमें एक इज़ अ पार्टी ऑफ इट। जी। अच्छा। डॉक्टर साहब ये मैंने कहीं फैक्ट्स फिगर्स कुछ देखे कि लास्ट ईयर गाज़ा की जो थी पर कैपिटा इनकम वो इंडिया से ज़्यादा थी और पाकिस्तान से तो तकरीबन डबल से भी ज़्यादा थी। तो पर कैपिटा इनकम में तो वो इतने बुरे नहीं हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि फ़लस्तीन के जो लीडर्स हैं वो काफ़ी अमीर हो जाते हैं वक़्त के साथ-साथ। यासिर अराफ़ात के बारे में कहा जाता है कि उनके बहुत ज़्यादा एसेट्स थे।
फिर इवन इस्माइल हानिया के बारे में कहा जाता है, जो हमास के लीडर हैं, कि ही इज़ अ मिलियनेयर इन डॉलर टर्म्स। तो हालाँकि वो पैदा एक रेफ्यूजी कैंप में हुए। तो अब ये भी खबरें हैं कि उनकी 3 बहनें इसराइल की सिटीज़न हैं और उनके कुछ बच्चे जो हैं, उन्होंने इसराइल की आर्मी में सर्व भी किया है। तो अ, दानिश साहब, आप कैसे देखते हैं, वहाँ पे क्या मुसलमानों के लिए कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं कि जी मुसलमान क्या मिलिटेंट कॉज़ेज़ को सपोर्ट करते हैं? फ़लस्तीना में? नहीं, यहाँ आपके मुल्क में, नीदरलैंड्स में। यहाँ पे देखिए इतना फंड्स वगैरह जो है मुझे नहीं पता कि मस्जिदों में क्या किस तरह कलेक्शन वगैरह कर रहे हैं आजकल, लेकिन जो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, उसपे ये है कि प्रोटेस्ट करने का तरीका यहाँ पे जो है ना, चाहे जो भी बात हो इस्लाम को लेकर या किसी इस्लामिक कंट्री को लेकर, प्रोटेस्ट यहाँ पे किस तरह होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं फ़ौरन। तो अब फ्रांस ने जैसे मिसाल लिए फ्रांस ने इनके प्रोटेस्ट करना ही बैन कर दिए, फ़लस्तीना के हक में हो या हमास के हक में हो, जिस तरह भी उन्होंने बैन कर दिए। तो अभी शायद आपने मेंशन किया था कि इस तरह जो कॉज़ है फ़लस्तीना का, उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, सिर्फ़ उसकी कोई हेल्प नहीं हो रही। यहाँ पे अब नेदरलैंड्स में भी ये हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो शोर-शराबा चीज़ें, गाड़ियाँ तोड़ना, दुकानों के शीशे तोड़ना, तो इस तरह तो कोई हेल्प नहीं होगी उनकी क्या कहते हैं फ़लस्तीना के कॉज़ की। फंडिंग का जहाँ तक सवाल है, वो मुझे नेदरलैंड्स के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि यहाँ से कुछ जाता है, मस्जिदों में कलेक्शन होती है या नहीं। हो सकता है ज़्यादातर जो मोरक्कन्स यहाँ पे रहते हैं, उस कम्युनिटी से ही ताल्लुक है, तो हो सकता है वो कुछ ऐसा करते हों, लेकिन उसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। नहीं इनकी बात को मैं जी, उसमें ऐड कर दूँ। अब जब से ये पता लगा है कि जो हमास के लीडर्स हैं, वो हमास गाज़ा में नहीं रहते हैं, मोस्टली दे लिव जी, इन कतर। और जी, इसको उसकी नॉलेज हमको पता लगा कि किस-किस लेविश सोसाइटी में वो पढ़ते हैं, उनके बच्चे कहाँ-कहाँ एन्जॉय करते हैं और कितने-कितने बड़े पैलेसेस और विलास में रहते हैं। इसको जी, देखते हुए जो 4 यूरोपियन की कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रिया, जी, जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन, इन्होंने जो एसेट्स हैं वो फ्रीज़ कर दिए हैं, टेम्परेरी सस्पेंड कर दिए हैं। और वो सोच उस इसके ऊपर उनकी बहस चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, वो इसके हक में नहीं है कि अगर ये बंद किए जाएँगे तो नॉर्मल पब्लिक जो है, उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो जी, जनरल पब्लिक यहाँ की है, जैसे दानिश ने बोला, वो कहते हैं कि हमारा टैक्स जा रहा है उधर, हम जो अर्न मनी है, वो आप फिस्कुस से निकाल के इन कंट्रीज़ को देते हैं और वो लेविश की ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो ये तो हमें इसका जवाब चाहिए। तो इसके लिए इनकी पार्लियामेंट्स में बहुत से डिस्कशन भी चल रही हैं। मैं उनको काफ़ी फ़ॉलो करता हूँ। जैसे दानिश ने कि फ्रांस में उन्होंने चौधरी साहब यहाँ तक कर दिया है कि पैलेस्टीनियंस का अगर डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उस पुलिस के साथ आर्मी डिप्लॉय की जाएगी। हाँ, अभी बाकी और कंट्रीज़ में अभी नहीं हुआ है। हॉलैंड का या नीदरलैंड का, बेल्जियम का और अपना इसका लक्समबर्ग के जो है ये थोड़े से अभी लिबरली हैं। इन्होंने हुँ, कंडेम ज़रूर किया है कि ये जो जो राइट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है, वो फ्रीडम टाइप होना चाहिए। लेकिन जी, जैसा इन्होंने अभी बोला है कि ये एकदम से यहाँ पर कितने पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। जिस शहर में रहता हूँ इतना बड़ा शहर नहीं है, उसमें उन्होंने पुलिस वालों ने डेमोन्स्ट्रेशन जो थी उसको बोला कि आपको इजाज़त नहीं है, वो फिर भी आए। फिर तो नेचुरली उनको ज़मीन पे गिरा के ले गए उठाकर और इसका असर जो है क्या हो रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जो यहाँ के रहने नेटिव्स हैं, उसमें मैं भी अपने आप को गिनता हूँ, 46 साल के बाद मैं भी कहता हूँ मैं यहाँ का नेटिव्स हूँ। नहीं कहूँगा तो फिर मेरी इंटीग्रेशन में शायद कोई गलती हो गई है। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो लोग पूछते हैं कि ये किस लिए सड़क पे जा रहे हैं? आर दे गोइंग फॉर हमास और आर दे गोइंग फॉर पैलेस्टीनियन कॉज़? और सही, यहाँ पर एक एलिस वाइडल बहुत एक रेडिकल पार्टी है, जो यूरोपियन यूनियन में काफ़ी परसेंटेज से बैठे हुए हैं। उसने अपने एक लेक्चर में ये बोला है कि जितने भी ये डेमोन्स्ट्रेटर हैं, सड़कों पर आए हैं, जो पैलेस्टीनिया का या हमास का फ्लैग लेके घूमते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर असाइलम के लिए आए थे और इनकी एप्लीकेशन जो है वो पढ़नी चाहिए। तो ये इन्होंने असाइलम किस चीज़ के खिलाफ ली थी? हमास के खिलाफ ली थी, इज़राइल के खिलाफ ली थी
या इन्होंने ली थी पैलेस्टीना की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसके खिलाफ है। अगर तो इन्होंने हमास के खिलाफ ली थी, तब तो हम इनको मान सकते हैं कि दे वर इन डेंजर, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ। और उसके बाद अगर ये यहाँ पर आके हमास का पार्ट अदा करते हैं, तो इनको डिवोट किया जाए। ठीक, यहाँ तक इनकी रेडिकल पार्टीज़ के बयान न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में, यूट्यूब में आ चुके हैं। तो हम सबको यहाँ जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? पैलेस्टीना मैं के देख कॉज़ के लिए कर रहे हैं तो मैं उनके साथ जाऊँगा। देखिए हमास तो मेरे अगर लिए टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है ना। मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ कि कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं 3 एक महीने हो गए हैं। शायद डॉक्टर साहब ने सुना होगा कि एक पार्टी है वो चाहते हैं फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है ना उनको फंडिंग ना की जाए हुकूमत की तरफ से। तो वो क्या करते हैं वो रोज़ जाके सुबह-सुबह को ना नेदरलैंड्स का एक बहुत बड़ा मोटरवे है उसको ब्लॉक कर देते हैं जहाँ शुरू होता है। उसके रोड पे जाके वो बैठ जाते हैं ताकि गाड़ियाँ उधर न्यू चढ़ ही ना सकें। न्यू तो रोज़ का जनरेशन 1-2 मिलियन यूरो का जी? न्यू जनरेशन बोलते हैं ना उसे आप भी। हाँ, तकरीबन कुछ ऐसा ही है उनका। हाँ, तो यहाँ भी है ना, 3 महीने यहाँ भी हो गए चल हैं। देखिए, अब उनका तरीका लोगों को गुस्सा भी आता है जिन्होंने काम पे जाना होता है, लेकिन उनका मकसद क्या है अपना पैगाम बाहर पहुँचाना दुनिया तक। वो भी हो गया पूरा और नॉन वायलेंट तरीके से हुआ। बिल्कुल आराम से 3-4 बंदे जाके बैठ के रोड ब्लॉक कर लिया, ठीक है? कोई वो लड़ते नहीं किसी के साथ झगड़ते नहीं है। तो जो भी बात हो रही थी कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको आगे आना चाहिए और एक इंसानों की तरह एक अच्छे तरीके से अपना जो है ना, जो भी उनका मौक़िफ़ है उसको सामने रखना चाहिए, कि हम इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, पीसफुली रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। ये इस तरह होता है हमारे यहाँ कि हज़ारों लोग निकल आते हैं और लड़ाई-झगड़े के मूड में निकलते हैं। तो जो बंदे यहाँ अब पे उनके साथ तो आपका कोई लेना-देना नहीं लड़ाई-झगड़ा तो क्यों इस तरह के प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है? वो डिस्ट्रक्टिव माइंड से निकलते हैं कि हमने पंगा लेना है, लड़ाई करनी है और जी। इसका नुकसान मैंने आपको शायद आपने भी फ़ॉलो किया होगा ग्रेटा थुनबर्ग की एक ट्वीट आई है जिसपे यहाँ पर बहुत हल्ला मचा हुआ है। उसके लोग बहुत फॉलोवर अच्छा, हैं, फ्राइडे फॉर फ्यूचर में उसने पार्टिसिपेट किया, उसको उसने पैदा किया और बहुत कंट्रीज़ में उसकी पॉपुलैरिटी भी हुई है। तो वहाँ पर जी, उसने एक ऑर्गनाइज़ेशन है जिसको बोलते हैं पैलेस्टीना स्पीक। तो उसके अंदर वो नाइव है या बच्ची है या बेवकूफ़ है, पता नहीं क्या है वो लड़की। उसने अच्छा, पैलेस्टीना स्पीक के अंदर एक पोस्ट किया है जिसके अंदर वो ग्लोरीफाई कर रही है लिख के ऊपर पैलेस्टीना स्पीक और नीचे वो हमास के टेररिस्ट जो हैं वो बच्चों को, औरतों को सड़कों पे मार रहे हैं। तो उसका जो इतना गंदा असर हुआ कि बहुत लोगों ने उसको अटैक किया तो आज उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज की है कि नो आई एम अगेंस्ट वायलेंस ये वो ना। तो मुझे कभी-कभी लगता है कि जो मेन कॉज़ है, एक पॉलिटिकल कॉज़ वहाँ पर पैलेस्टीना का इतने सालों से वो चल रहा है, हिस्ट्री में हम नहीं जाएँगे, किसने उसको क्रिएट किया, किसने उसका फ़ायदा लिया। जो ब जी, इसके चौधरी साहब ने हज़ारों डिस्कशन सुने होंगे, हर एक ही आदमी ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली साइंटिफिक बना हुआ है। जी, लेकिन जो मामला जो असली मामला है फ़लस्तीना का, उनके साथ अनजस्टिस हो रही है। उसके जी, लिए कोई भी आदमी अगर उसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करेगा तो मैं उससे फाइट करूँगा। मैं खुद थोड़ा-सा टाइम इज़राइल में रहकर आया था और फ़लस्तीना में एक फैमिली के साथ मेरी दोस्ती हुई थी जो ईस्ट जेरूसलम के रहने वाले थे। वो दोनों ही इज़राइल की बॉम्बार्डमेंट में मर चुकी है। तो मेरा मेरा दिल भी उनके लिए रोता है, मेरा अच्छा दोस्ती थी, मैं उनके साथ रोज़ बैठ के मुकेश मोहम्मद रफ़ी के गाने उनकी छत पे गाता था, मैं सिर्फ़ 9 दिन वहाँ रहा था। तो ये जो एक अनजस्टिस है, उस पे बात की जाए और दूसरी तरफ से जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल हैं, चौधरी साहब वो बोलते हैं कि टू स्टेट की जो इन्होंने थ्योरी बनाई थी उस वक़्त अराफ़ात और राबीन के साथ में, उसको डिमोंटेज करने में फ़लस्तीनियों का ही हाथ था। जेरूसलम का पंगा लेकर उन्होंने वो ट्रीटी जो उसमें बिल क्लिंटन के साथ हुई थी, उसको आज तक इन्होंने कामयाब ही नहीं होने दिया। क्योंकि इन्होंने अपने पैसे खाने हैं। ये फ़लस्तीना में जो ऑर्गनाइज़ेशन बनी हुई हैं, उनको डोनेशन मिलता है अपनी सिम्पैथी दिखाकर और ये अब लोग धीरे-धीरे कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है, वो डोनेशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन वेपन नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि इज़राइल और फ़लस्तीना के इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, वो बैठे और एक एक सेंटेंस मैं और बोलूँगा चौधरी साहब, जिसके अगेंस्ट मैं बिल्कुल हूँ। ये जो इज़राइल में फ़लस्तीना की ज़मीनों के ऊपर
यहूदियों ने कब्जा किया हुआ है, इसके ऊपर वर्ल्ड में कोई आदमी नहीं बोलता। उनके घरों के सामने आकर बुलडोज़र लगा के वो मकान बना लेते हैं, तो वो लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उनके गले में हार थोड़ी डालेंगे वो लोग। मैं थोड़ा एग्रेसिव होके बोल रहा हूँ। ये बहुत सारे जो लिबरल से हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं। अरे भैया, उनकी ज़मीन है, उनका उनके दादे, बच्चे, वहाँ उनकी कब्रें बनी हुई हैं और तुम आते हो निकाल। फिर एक्सक्यूज़ क्या है इज़राइल गवर्नमेंट का कि वर्ल्ड के बहुत सारे ज्यूज़ जो हैं, वो इज़राइल वापस आ रहे हैं। अरे भैया, इज़राइल वापस आ रहे हैं तो आप वर्ल्ड बैंक से पैसे लो और सॉल्यूशन पूछो। उन कंट्रीज़ में जहाँ ज्यूज़ अनसिक्योर हैं, चाहे वो पोलैंड है, रोमानिया है या पैलेस्टीना, उनसे बात करो। नहीं, उसके बजाय नहीं, आ जाओ यहाँ पर और कुछ दिन के बाद फिर हम 10 बुलडोज़र भेज देंगे, वो पैलेस्टीनिया का गाँव उस पे जाके कब्ज़ा कर लो। अरे भैया, ऐसा नहीं होता। ये इनको वेस्ट को थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, अमेरिका को उसके साथ बैठना पड़ेगा। अगर इंडिया वाले बोलते हैं कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है पैलेस्टीना के साथ भी और इज़राइल के साथ भी, तो मोदी साहब भी कुछ करें ना, वहाँ बैठ के भाषण देने में और सिम्पैथी दिखाने में कुछ नहीं होगा। जी। मैं इन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि सही। ये अपना एक स्टैंड लें और वो न्यूट्रल होना चाहिए, ये जी, वन साइडेड नहीं होना बिल्कुल। चाहिए। जी, दानिश साहब, ये बिल्कुल एक ऐसा मसला है जिसकी तरफ डिस्पैशनेट तरीके से जो भी इंटरनेशनल लिबरल लोग हैं, जो फेयर माइंडेड लोग हैं, उनको दे शुड स्टैंड अप एंड बी काउंटेड कि एक फेयर सॉल्यूशन निकले। जी। और आज मुझे एक इंडियन स्कॉलर का फ़ोन आया, तो वो कहने लगे कि जी ये मुसलमान क्यों मुखालफत करते हैं यहूदियों के वहाँ आने की, जबकि आपके कुरान में तो ये लिखा हुआ है कि ये जगह जो है ना हमने यहूदियों को दे दी है। मैंने कहा यार मुझे तो इसका पता नहीं। तो फिर मैंने देखा अगर विकिपीडिया पे आप जाके लिखें मुस्लिम सपोर्टर्स ऑफ इज़राइल, तो इस तरह की कुछ कुछ आर्गुमेंट मिलती है और ऐसे कुछ ग्रुप्स भी हैं। मसलन बांग्लादेश में एक साहब थे, उन्होंने कुछ ऐसी बात लिख दी तो फिर उनको 40 के करीब लोगों ने जाके उनकी पिटाई वगैरह भी कर दी। तो क्या ऐसे मुसलमान हैं यूरोप में जो इसराइल के इस राइट को तस्लीम करते हैं कि इसराइल हैज़ अ राइट टू एग्जिस्ट और हम इसराइल को ख़त्म नहीं कर सकते, और ये हमास की जो अप्रोच है कि जी हमास ये यकीन रखती है कि भई इसराइल को जीने का कोई हक नहीं है और ये सारा जो है ना ये हमारा इलाका है, और यहूदियों को जो है जैसे 1948 में कहा उन्होंने कि हम इनको गर्क कर देंगे समंदर में। तो क्या इस नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ़ करने वाले मुसलमान हैं, खुल के बोलते हैं वो? इधर आई थिंक ये बहुत स्मॉल नंबर्स में होंगे अगर इधर हैं भी, जो सोचने की तो बात वो हर किसी को अपनी-अपनी सोच का पता है कि क्या सोच है, लेकिन जो इसका इज़हार करते हैं वो बहुत कम होंगे। मेरी नज़र में तो इतना कुछ ख़ास आया नहीं जो इस तरह की बात करते हैं। कहीं इंटरनेट वगैरह पे देखें, ट्विटर पे आपको किसी की ट्वीट नज़र आ जाएगी जो ऐसी कोई बात करे। लेकिन खुलकर मीडिया में आना जैसे नीदरलैंड्स की बात हो जाए तो थोड़ा-सा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे जो है इस्लामिक कंट्रीज़ के काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो मेरा ख़्याल नहीं कि वो इस वक़्त इन दिनों में वो ऐसा बयान सुनने के लिए तैयार हैं। शायद अगर ये जंग वग़ैरह ना चल रही होती, इससे पहले होता। और दूसरी बात मेरा आई थिंक ये भी सवाल बनता है कि जो-जो मुल्क हैं इज़राइल के खिलाफ़ यानी कि चाहते हैं इज़राइल तबाह हो जाए या हम उसका राइट नहीं है इस ज़मीन पर, तो वो ये इनको एक बार प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। वो अपने आप से ये सवाल करें कि क्या हमारे चाहने से या सोचने से ऐसा हो सकता है? क्या हमने पहले कोशिश नहीं की हुई ये करने की? क्या वो कोशिश कामयाब हुई थी या नहीं? तो उनको सारे जवाब ये मिल जाएँगे। सबसे बेहतरीन हल यही है कि डायलॉग होना चाहिए। जब तक बैठ के किसी पासपोर्ट पे लिख दें कि वैलिड नहीं है इज़राइल में तो उससे क्या हो जाएगा? इज़राइल को क्या फ़र्क पड़ता है? वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप उनसे बैठ के बात कर लें। पहले भी ये इनके बहुत करीब आए हैं सॉल्यूशंस के। इवन टू स्टेट सॉल्यूशन जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई वो तकरीबन एक्सेप्ट हो भी चुकी थी। यासिर अराफ़ात ने फिर वो उसमें पंगा डाल दिया था। लेकिन यही एक हल है अगर वो बैठ के बात करेंगे आई थिंक इज़राइल में पढ़े-लिखे लोग बहुत हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी हैं माइंडसेट के, लेकिन वो दोनों तरफ है। अब महमूद अब्बास ने इस चीज़ की मज़म्मत भी कर दी है। आई थिंक इस तरह के लोगों के साथ अगर जाके बात करें बैठकर, तो शायद टाइम लगे, साल लगे, 2 लगे, 4 लगे, लेकिन इस चीज़ का हल निकल सकता है, टू स्टेट सॉल्यूशन की सूरत में। जी, इसराइल में तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भई हमें फेयर होना चाहिए। एक पीस नाउ के नाम से एक मूवमेंट है वहाँ पे। फिर एक जी, बिल्कुल। अखबार है हारीट्स जो बहुत सपोर्ट करता है पैलेस्टीनियंस को।
डॉक्टर साहब कोई कंक्लूडिंग थॉट्स ब्रीफली? हाँ, मैं जहाँ दानिश साहब ने बोला उसके थोड़ा ऐड कर दूँ। पर जो इज़राइल के बहुत सारे जो सिंपैथी रखते हैं, उसकी वजह भी ये है कि मोर देन 250,000 310 अरेबियन पैलेस्टीनियन इज़राइलीज़ पासपोर्ट लेके इज़राइल में रहते हैं। अब ये जो अटैक होने के बाद उनके ऊपर शुबा हो गई है कि इन्होंने एक रोल अदा किया। उसकी वजह ये है कि जो फ्रांस का न्यूज़पेपर है ला मोंड, उसने एक आर्टिकल लिखा था कि ये जो नेतन्याहू के खिलाफ इतनी जो रिफ़ॉर्म उसने किया है जिसमें वो अपनी पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उसमें बहुत सारा जो फंड है वो अरेबियन लोगों से आया, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो इंटरनल मामले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँ, इसीलिए उसमें 30 या 40% अरेबियन इज़राइलीज़ जो थे, अरब इज़राइलीज़, उन्होंने हाथ जोड़ के सामने पार्टिसिपेट किया और नारे लगाए हैं, और उससे उनके जो बॉर्डर्स थे, वो थोड़े-से वीक हुए, जिसमें ये मोसाड को कहते हैं, वो सो रहे थे। जब इनके हज़ारों लोग जो रिज़र्व में थे, उन्होंने जॉब रिज़ाइन कर दी और नेतन्याहू के खिलाफ वो सड़कों पे आ गए। ये एक माना जाता है। अब वहाँ पर थोड़ा-सा टेंडेंस चेंज हो रहा है कि ये लोग इज़राइल में रह के इज़राइल के फ़ेथफुल नहीं हैं। और दूसरा जो आपने एक अभी बोला कि बहुत सारे मुस्लिम्स जो जो इज़राइल का हक लेते हैं और उसमें बोलते हैं कि उनको राइट ऑफ एक्जिस्टेंस है, वो आपको सिर्फ़ इंडिया में मिलेंगे। यहाँ पर भी जो रहते हैं, वो धीमी आवाज़ में बोलते हैं, लेकिन एक सेंटेंस बोलने के बाद आ जाता है बट। so that you know that he doesn't mean it really। वो बट के बाद फिर उनको वही रेटरिक स्टार्ट हो जाती है जो वो अब आज तक बोलते आ रहे हैं। इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल्स इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनकी आप अगर इंटरव्यू सुने तो आपको बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि वो किसी का साथ नहीं लेते, वो एक जेन्युइन बात करते हैं। उस जेन्युइन बात में आप उनको अगर सोचेंगे तो आपको लग जाएगा पता कि या दे आर लुकिंग फॉर अ फ्रीडम, दे आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, and they are not anti Palestina and they are not anti Israel। और ये यहाँ पर अभी इसकी थोड़ी-सी कमी है, और कुछ लोगों ने तो बोला कि हमास जो है उसका उसका जो ट्रेनिंग जो है, वेपन तो ईरान से, रशिया से आए हैं, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो एक ऑन रिकॉर्ड बोला है। मैं आपको उसका नाम मुझे याद आ गया, क्या मैं आपको बता भी, कोई पाकिस्तान का एसएसजी है, ट्रेनिंग कैंप है शेराट में आर्मी ये का। तो खैर इट साउंड्स लाइक अ कंस्पिरेसी थ्योरी कि हाँ, नहीं, ईरान के होते हुए वो पाकिस्तान में क्यों आएंगे? नहीं, ये 21 की वो है, राजा ज़फ़र उल हक एक एनवॉय था, एनवॉय है अभी भी, उसने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि यस वी हैव पैलेस्टीनियन सोल्जर, लेकिन फोटो पे कौन था? जो उनका को-फाउंडर अबू जिहाद। तो वो इनका एक माना जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, इसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं भी थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन लूँगा। दैट मैं साउंड्स वेरी डाउटफुल। तो आप क्या कहेंगे दानिश साहब आखिर में? आखिर में देखें, जहाँ तक इसराइल की बात है, तो इसराइल की जानिब से उन्होंने एक जवाब देना था। हमास ने पहले सोचा नहीं कि इसका क्या रिस्पॉन्स होगा। सोच सकते थे क्योंकि ज़ाहिर है इसराइल उनसे हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल है। अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी वेपनरी का मालिक है वो। तो पहले अगर उन्होंने ये सोच लिया होता तो सबसे बेहतर होता। लेकिन अब इसराइल ने जब जवाब दे दिया है, आई थिंक थोड़ा-सा प्रोपोर्शनल जवाब होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा हद को क्रॉस कर गए हैं। इतने बच्चों की जानें गई हैं। वहाँ पे इसराइल की जहाँ तक बात है, आई थिंक इसराइल को अब थोड़ा-सा ना अपनी जवाब को सॉफ्टन कर देना चाहिए, ख़ासकर क्योंकि महमूद अब्बास ने इस चीज़ को कंडेम कर दिया है। वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं पैलेस्टीनियंस के। अब यहाँ पे अगर कोई फ़र्ज़ करें कि सोमालिया का या मोरक्को का कोई बंदा कोई ऐसी हरकत करता है, दहशतगर्द हमला कोई करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की हुकूमत सारे मोरक्कन्स को पकड़ के बाहर निकाल देगी। तो यहाँ तक इसराइल की जो बात है, फ़लस्तीन की तरफ से या जो उनके यहाँ पे सपोर्टर्स हैं इस कॉज़ के, उनको जैसे मैंने पहले भी कहा, उनको
ये सोचने की ज़रूरत है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, सोचने की ज़रूरत है कि हम अपना जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको सबसे बेहतर किस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। कौन से बंदे हैं जो हमारे लिए जाके बात करें और हमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारा जो भी टारगेट है, हमें अपना एक कंट्री चाहिए, उसमें हमें कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए, फ़र्ज़ करें मिलिट्री चाहिए हमें अपनी, जो भी चीज़ें इस तरह की। किस तरह हम उस चीज़ को इन बंदों तक पहुँचाएँ, इन्हें ज़ाहिर करें कि हमें जब ये मिल जाएगा, तो हमारी तरफ से आगे कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी इसराइल को। यही एक जी, हल है इस चीज़ का। जी, दोनों तरफ जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी की और रिस्ट्रेंट की ज़रूरत है और जी, ऐसे लोग जो इसमें रोल अदा कर सकते हैं, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, एशियंस, जी, स्टेट्समैन, उनको अपना रोल ज़रूर अदा करना चाहिए और इस मसले से आँखें बंद नहीं करनी चाहिए। सो थैंक जी, यू वेरी मच दानिश साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रदीप जी। माय प्लेज़र। थैंक यू वेरी मच।